एक है खुद को पहले पहचानना, यानी आप जैसे हैं उसमें आपके अंदर क्या दोष है, इसके लिए खुद को टटोल कर देखिए। इसके बाद खुद जैसे हैं उसको वैसे ही स्वीकार करना हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में खुद को बिना किसी बुरे भाव के मन से स्वीकार करें, अपने अच्छे बुरे को साथ लेकर चलना शुरू करें। जब आप खुद को जान लेते हैं तो अपने अंदर सुधार करना आसान हो जाता है। इसके बाद अपने अंदर के विकार को समझने और उससे होने वाले किसी भी अच्छे प्रभाव की गुंजाइश को ढूंढिए। इसका एक सटीक उदाहरण है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अपने सपने में देखा था, जिसको सच करने में अपनी जी जान लगा दी। इसके बाद है खुद को जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। ये गुण सबको मुश्किल लगता है क्योंकि हम सब तारीफ और प्रोत्साहन के भूखे हैं, लेकिन यकीन मानिए एक बार अगर आप अपने आप को सच्चा और ईमानदार बना लें तो आपके लिए लोगों के मन में सम्मान भी बढ़ेगा और आप खुद भी संतुष्ट और खुश रह पाएंगे। इस भाग में जिन बातों पर हमने चर्चा की उनसे कोशिश करें कि आप कुछ बेहतर सीख पाएं और आगे अपने जीवन में उनका प्रयोग अवश्य करें। लेकिन इन सब में आपके अंदर कौन सा विकार है और आप उसे कैसे दूर करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। बाकी इस चर्चा को आगे सुनने के लिए सुनते रहिए। एक बात बताइए, क्या आप मानते हैं कि वाकई में नजर लगती है? इस भाग को सुनने के बाद आपको इस बात के पीछे का राज पता चल जाएगा। आइए सुनते हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की। इस भाग में बात हो रही है जलन की भावना की। जलन वो भावना है जिसके बारे में हम सब जानते हैं और इसे कहीं न कहीं हम सबने महसूस भी किया है। वैसे ये तो वो बात है जो हम ऊपर ऊपर से समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कितनी तरह से आपकी तरफ दिखाई जाती है? ये बिल्कुल सच है कि लोग जलन से भुगतते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक दूसरे की सफलता और खुशी इंसान को कमजोर करती है। वो जो खुद नहीं पा सकते उसे देखकर सामने वाले से जलन, ईर्ष्या और कुढ़ना कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम वैसे तो नजरअंदाज करते हैं, पर लेखक के अनुसार हमारा ये जानना भी जरूरी है कि जलन के चलते लोगों का या हमारा अपना व्यवहार किस प्रकार सामने आता है। जैसे पहला है लोगों की आंख। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, पर यकीन मानिए ये आपके सामने होता है। कुछ 3 सेकंड तक अगर आप किसी के चेहरे को देखें तो उसकी आंखों में आपको बदलाव नजर आएगा और उसकी नाक भी फूली हुई लगेगी, चेहरे पर एक खिंचाव दिखाई देगा और उसके तुरंत बाद वो इंसान आपको एक दिखावे वाली हंसी भी दिखाएगा। अब इतना देखकर तो कोई भी समझ सकता है कि ये भाव जलन की ओर इशारा करते हैं, इसलिए अपने देखने की आदत को थोड़ा और मजबूत करना जरूरी है। इसके बाद आते हैं वो लोग जो जलन में ऐसी बातें सीधा बोलते हैं जिससे आपको बुरा लगे। ये इसलिए आपसे आपकी गलतियां या कमियां नहीं बताते ताकि कहीं आप इनमें सुधार न कर लें, बल्कि इनका उद्देश्य ये होता है कि आपकी कमी जग जाहिर हो जाए और सबके सामने आपका मजाक बने ताकि आपको नीचा दिखाया जा सके। और इसलिए इनकी बातें भी तीर की तरह तेज होती हैं और उनमें कटाक्ष के अंश दिखाई देते हैं। पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग न सिर्फ बुरे लगते हैं बल्कि ये भी बहुत ज्यादा जलन की भावना से पीड़ित होते हैं। इनकी ये कमजोरी होती है कि ये सामने कुछ भी कह पाने की हिम्मत नहीं रखते। इसीलिए लोगों के पीठ पीछे जाकर उनकी बातें करना और उनके बारे में बुरा भला कहना इनके लिए जलन की भावना को कम करने का या हल्का करने का एक उपाय होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपसे बड़ी दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन मौका मिलते ही आपका मजाक भी उड़ाते हैं और अपने हिसाब से बातें सिखाने पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। ये आदत कभी इनको आपके पास लेकर आती है और कभी आपसे दूर करने लगती है। अगले हैं वो जो तारीफ में भी व्यंग करके आपके काम को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इनकी तारीफ में छुपे अपशब्द अगर सुनने वाले को समझ आ जाएं, तो उसे दुख और तकलीफ से भर देते हैं। जरूरी है ऐसे टॉक्सिक लोगों से खुद को बचाया जाए और उनसे पहले से ही एक उचित दूरी बनाई जाए। लेखक को लगता है कि अगर आप खुद इस भावना का शिकार हो जाते हैं तो कभी भी खुद की तुलना दूसरों से ना करें। उनकी सफलता और उनकी मुश्किलें आपसे अलग होती हैं, पर उससे ज्यादा जरूरी बात ये जानना है कि आप हमेशा खुद से बड़े से ही अपनी तुलना क्यों करते हैं? क्या कभी अपने से कम की ओर नहीं देखना चाहिए? उन लोगों को देखकर आपको अपनी सफलता का भी एहसास होगा और आपके अंदर अपनी ही की हुई मेहनत से जो प्रेरणा मिलेगी उससे आप और आगे बढ़ने में सफल होंगे।
कभी कभी कंपटीशन अच्छा होता है, लेकिन वो सिर्फ तब तक जब तक आपको नकारात्मक ना बना दे। कहीं भी ऐसी किसी भावना के होने से पहले रुक जाएं और सोचें कि कहीं जलन और द्वेष तो आप पर हावी नहीं हो रहा। देखिए, खुद को अच्छा समझने और मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये भावना भी एक हद तक ही ठीक है। जैसे जब हम इस भावना का शिकार हो जाते हैं, तब हमें अपनी छोटी सी बात और सफलता बहुत बड़ी लगती है। किसी की भी कोई बात या कोई सुझाव हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अपनी हर बात के प्रति एक बचाव की भावना आने लगती है, जिसे हम डिफेंसिव होना भी कहते हैं। यही भावना व्यक्ति को सच्चाई से बहुत दूर ले जाती है कि सफलता का साथ भी ज्यादा दूर तक नहीं रहता है। इनको समझने और पहचानने के लिए जरूरी है कि हम किसी भी ऐसी भावना को देखें जिसमें हमें या दूसरों को कोई भी सुझाव या सुधार का आइडिया पसंद ना आए। मन में अपने लिए एक ऐसी राय बन जाए जिसके आगे किसी की भी कोई बात पसंद ना हो। और जब आपको ये पता चले तो इस भावना से खुद को बचाने के लिए खुद के काम की खुद ही निंदा करना सीखें। अपनी कमियां और बुराइयां खुद देखें और अपने किसी भी अच्छे काम को समाज से जोड़ें और उसके उत्थान के बारे में सोचें। जब भी कोई सफलता हमारी अकेले की होती है, तब उसमें अहंकार आना स्वाभाविक होता है, लेकिन वही अगर वो दूसरों के हित और बाकी लोगों से जुड़ जाए तो उसके मायने ही बदल जाते हैं। इस भाग में बस इतना ही। बाकी अगले भाग में जानेंगे कुछ और पुराने व्यक्तिगत चरित्र। कभी भी अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना करना समझदारी की बात नहीं मानी जा सकती। इस भाग में लेखक ने बताया है कि कैसे कई लोग अपने जीवन में कुछ छोटी मगर विशेष बातों को नजरअंदाज करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि वो हमेशा अपने आप को दुखी और असंतुष्ट पाते हैं। इस पर आगे बात करते हुए लेखक कहते हैं कि अधिकतर दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो एक उम्र के बाद अपने सभी तरह के निर्णय, चाहे करियर से जुड़े हों या निजी जीवन से, सब खुद ही तय करते हैं। उनके मन में कोई डर या शंका नहीं रहती। वो एक जगह से दूसरी जगह रोज उड़ान भरते रहते हैं। उनका मन एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, जिसकी वजह से वो एक जगह रुककर ना तो नौकरी कर पाते हैं और ना ही किसी भी रिश्ते में चल पाते हैं। इस तरह के लोगों के बारे में बताते हुए लेखक ये कहते हैं कि इस प्रवृत्ति के चलते कोई भी काम करना असंभव हो जाता है। कितने लोग इस तरह से जीवन जीते हुए दिशाहीन हो जाते हैं। ना उन्हें अपने मकसद की पहचान हो पाती है और ना ही वो लंबे समय तक किसी एक काम को लगन से पूरा कर पाते हैं। इस पहली प्रजाति से एकदम अलग होते हैं दूसरी प्रजाति वाले। इनके अंदर अपने आप के लिए खड़े होने की नहीं होती। बचपन से अपने माता पिता के सानिध्य में पलने वाले हर छोटे बड़े निर्णय के लिए उन पर या औरों पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में वो कुछ नया या अनोखा नहीं करना चाहते, बल्कि उनको सिर्फ प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें ही समझ आती हैं। अब दोनों ही बातों को अगर आप समझ कर देखें तो एक संतुलन की कमी नजर आती है। ये इसलिए क्योंकि ना ही सिर्फ अकेले अपने मन की करनी चाहिए और ना ही दूसरों के मन की। सलाह और परामर्श की जरूरत सबको पड़ती है। इसके साथ ही लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं जिसका सीधा संबंध हम सबसे है। उनके अनुसार अगर कोई अपने जीवन के उद्देश्य को समझ ले तो उसका बिना बात यहां वहां भटकना बंद हो सकता है। इस भाग में लेखक ने जेंडर के विषय में बताते हुए कहा है कि पुरुष और स्त्री भले ही एक ही सिक्के के दो पहलू हों, लेकिन कोई भी इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। अक्सर हम समाज द्वारा दी गई परिभाषा के चलते अपने अंदर ऐसे बदलाव ले आते हैं कि उनको पार करके आगे देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। इसको समझने के लिए लेखक ने एक उदाहरण देते हुए बताया है
कि कैसे एक लड़का अपने बचपन में माता के व्यवहार और सोच से प्रभावित होते हुए अपने अंदर